से प्यार करते थे, पर उसके बारे में कभी कभी ऐसी बातें करते थे जो अगर पुष्पिता सुन लेती तो उसे ठेस पहुंचती। पर पुष्पिता का स्वभाव इतना शांत और आत्मविश्वास से भरा था कि वो छोटी छोटी बातों से नहीं डोलती थी। राजा कुरैशी का एक बेटा था जिसका नाम शिवांग था। शिवांग पुष्पिता से थोड़ा बड़ा था। वो एक बहादुर और मेहनती युवक था। तलवारबाजी में निपुण था, घुड़सवारी में माहिर था और पढ़ाई में भी अव्वल था। पर उन सब गुणों से परे उसका सबसे बड़ा गुण ये था कि उसका दिल साफ था। वो दिखावे से दूर था और इंसान की असलियत को भांपने में उसे देर नहीं लगती थी। शिवांग और पुष्पिता बचपन से साथ खेले थे, साथ पढ़े थे और साथ बड़े हुए थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे वो दोस्ती प्रेम में बदल गई। ये बदलाव किसी एक दिन नहीं हुआ था। ये तो वर्षों की साथ बिताई हर सुबह, हर शाम, हर बातचीत और हर चुप्पी में हुआ था। जब शिवांग ने अपने पिता राजा कुरैशी से कहा कि वो पुष्पिता से विवाह करना चाहता है, तो पहले राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वे एक लंबी चुप्पी में बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, शिवांग, पुष्पिता को हम प्यार करते हैं। वो हमारे घर में हमारी बेटी की तरह पली है। पर यह भी सच है कि उसके माता पिता का कोई पता नहीं है। वो एक खेत में मिली थी। एक राजकुमार का विवाह किसी अज्ञात कुल की लड़की से करना। राजा ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, पर उसका अर्थ शिवांग समझ गया। शिवांग बोला, पिताजी, पुष्पिता का कुल चाहे जो हो, पर उसका स्वभाव, उसकी बुद्धि और उसका दिल किसी भी राजघराने की लड़की से कम नहीं है। राजा कुरैशी ने गहरी सांस ली और बोले, मैं जानता हूं बेटा, पर दुनिया केवल दिल से नहीं चलती। और इस तरह राजा ने अपने बेटे की इच्छा को अनसुना कर दिया। राजा कुरैशी ने पुष्पिता को महल से दूर एक अलग घर में भेजने का निर्णय लिया। उनका विचार था कि अगर पुष्पिता आंखों से दूर हो जाएगी तो शिवांग धीरे धीरे उसे भूल जाएगा और किसी अच्छे राजघराने की लड़की से उसका मन लग जाएगा। वो घर माधवपुर से कुछ दूरी पर था। एक साधारण पर सुंदर घर जिसके चारों तरफ बगीचा था। पुष्पिता को जब यह बताया गया तो उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस एक बार शिवांग की तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली। शिवांग का दिल भारी था, पर वो भी चुप रहा क्योंकि वो जानता था कि अभी बोलने का वक्त नहीं है। पुष्पिता उस घर में चली गई। उसके साथ कुछ नौकर चाकर थे और उसकी पुरानी आया भी थी। वो घर छोटा था, पर पुष्पिता ने उसे अपने स्वभाव से भर दिया। बगीचे में फूल लगाए, घर को सजाया और अपनी दिनचर्या बनाई। पर राजा कुरैशी को यह नहीं पता था कि पुष्पिता कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसके अंदर ऐसी शक्तियां थी जो किसी आम इंसान में नहीं होती। वो शक्तियां कहां से आई थी, ये तो पुष्पिता खुद भी नहीं जानती थी। बचपन से ही उसने देखा था कि वह जो सोचती है वो होता है, वह जिसे बुलाती है वो आता है, वो जो आदेश देती है वो पूरा होता है। पर उसने कभी इन शक्तियों का दिखावा नहीं किया। वो जानती थी कि अगर उसने ये सब दिखाया तो लोग डरेंगे, दूर भागेंगे। इसलिए वह चुप रहती थी और अपनी इन असाधारण क्षमताओं को अपने अकेलेपन में ही इस्तेमाल करती थी। उस नए घर में भी उसने वही किया। वो अकेली थी, पर अकेलेपन से नहीं डरती थी। उसने अपना घर अपनी शर्तों पर बसाया। उधर माधवपुर में राजा कुरैशी ने शिवांग की शादी तय करनी शुरू की। उन्होंने पड़ोसी राज्यों में दूत भेजे और जल्द ही एक अच्छे राजघराने की लड़की से शिवांग की शादी पक्की हो गई। शिवांग को जब यह बताया गया तो उसने कोई खुशी नहीं दिखाई। वो बस चुप रह गया। उसके मन में पुष्पिता थी और वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता था। पर एक बेटे का धर्म था और राजा का आदेश था। उसने अपना दिल दबाया और शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की तारीख तय हो गई। महल में तैयारियां शुरू हो गई और उस खुशी के माहौल के बीच शिवांग का चेहरा एक ऐसी उदासी में डूबा था जिसे सब देख सकते थे, पर किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी।
माधवपुर के राजमहल में हर तरफ रोशनी थी, फूलों की सजावट थी और मेहमानों की आवाजाही थी। शादी की रस्म के अनुसार दुल्हन और दूल्हे के सभी रिश्तेदारों और मित्रों को चीनी से मढ़े हुए बादाम भेजे गए। ये एक परंपरा थी जो उस राज्य में बहुत पुरानी थी। जब भी कोई खुशी का मौका होता था तो ये मीठे बादाम भेजे जाते थे। राजा कुरैशी के आदेश पर वे बादाम पुष्पिता के घर भी भेजे गए। दूत उसके घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला, पर दरवाजा खोलने जो आई वो देखकर दूतों के पांव जमीन पर जड़ हो गए। पुष्पिता दरवाजे पर खड़ी थी, पर उसके कंधों के ऊपर कुछ नहीं था। उसका सिर नहीं था। दूत हक्के बक्के हो गए। एक का तो मुंह खुला का खुला रह गया और दूसरे के हाथ से बादाम का थाल गिरते गिरते बचा। पुष्पिता की आवाज आई और वो आवाज बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अरे, ओ अफसोस, मैं बाल बना रही थी तो मैंने अपना सिर उतारकर मेज पर रख दिया था, वही रह गया। आप लोग अंदर आइए, मैं अभी सिर लेकर आती हूं। दूत किसी तरह अपने कांपते पांवों से अंदर घुसे। थोड़ी देर बाद पुष्पिता अपना सिर मेज से उठाकर लाई और उसे कंधे पर रख दिया। एक बार हल्के से दबाया और वो चिपक गया। फिर उसने मुस्कुराकर दूतों की तरफ देखा और बोली, अब बताइए, क्या शुभ संदेश लाए हैं? दूतों ने किसी तरह अपनी आवाज निकाली और शादी की खबर दी। पुष्पिता ने बादाम लिए और बोली, ठीक है, तो अब मुझे शादी की भेंट भी देनी होगी। आइए रसोई में। दूत उसके पीछे पीछे गए। रसोई में पहुंचकर पुष्पिता ने कहा, ओवन खुल जाओ। और ओवन अपने आप खुल गया। दूतों की सांस अटकी। लकड़ी ओवन में जाओ। और लकड़ियां उड़कर ओवन में चली गई। ओवन जल जाओ और जब तैयार हो जाओ तो मुझे बुलाना। ओवन जल गया। पुष्पिता दूतों की तरफ मुड़ी और सामान्य तरीके से बात करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूत उसकी बातें सुन रहे थे, पर उनकी आंखें ओवन पर थी। तभी आवाज आई, मालकिन, मैं तैयार हूं। पुष्पिता बोली, आई, और वो उस जलते हुए गर्म ओवन में सिर के बल घुस गई। दूतों का दिल जोर से धड़का। एक पल बाद वो बाहर आई और उसके हाथ में एक बेहद सुंदर और सुगंधित पाई थी। उसने वो पाई दूतों को दी और बोली, ये राजा के लिए शादी की दावत के लिए ले जाइए। दूत वो पाई लेकर भागे और महल में पहुंचकर उन्होंने जो देखा था वो सब कहा। महल में कोई उनकी बात का विश्वास नहीं कर रहा था। शिवांग की दुल्हन को जब पता चला तो वो बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी ऐसा कर सकती हूं। शिवांग ने कहा, अच्छा, तो करके दिखाओ। दुल्हन उसे खींचकर रसोई में ले गई। उसने ओवन में लकड़ी डलवाई, आग जलवाई और जब ओवन गर्म हो गया तो उसने उसमें घुसने की जिद की। पर जैसे ही वो अंदर घुसी, ओवन की भीषण गर्मी से वो जलकर मर गई। महल में शोक छा गया। राजा कुरैशी और रानी नगीना को अपने बेटे की इस दुर्दशा पर बहुत दुख हुआ। शिवांग और भी चुप हो गया। वो पहले से ही उदास था और अब इस घटना ने उसे और भी अकेला कर दिया। राजा कुरैशी ने कुछ समय बाद फिर से शिवांग की दूसरी शादी की तैयारी शुरू की। उन्हें लगा कि अगर शिवांग के जीवन में कोई आएगा तो वो इस उदासी से बाहर निकलेगा। एक बार फिर एक अच्छे राजघराने की लड़की से रिश्ता तय हुआ और एक बार फिर शादी से पहले मीठे बादाम सबको भेजे गए। दूत एक बार फिर पुष्पिता के घर पहुंचे। इस बार उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पर दरवाजे से कोई नहीं आया। दूत कुछ समझे इससे पहले ही उनके बाजू की दीवार में से पुष्पिता प्रकट हो गई, बिल्कुल सहज भाव से, जैसे दीवार से निकलना कोई साधारण बात हो। वो बोली, माफ करना, दरवाजा अंदर से खुल नहीं रहा था, मुझे दीवार से ही आना पड़ा। आप लोग आइए। दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे पर कुछ बोले नहीं। पुष्पिता ने दरवाजा बाहर से खोला और उन्हें अंदर ले गई। रसोई में जाकर वो बोली, इस बार क्या बनाओ भेंट के लिए? फिर उसने कहा, लकड़ी ओवन में जाओ, जल जाओ। एक पल में लकड़ियां उड़कर गईं और जल गई।
दूतों को फिर ठंडा पसीना आ गया